हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 12th। ओके, तो इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है और डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से देखना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जिसके कुछ टर्म्स आप प्लीज़ ज़रूर ही रिपीट कर लें, एक बार याद कर लें या एक बार देख लें उनको जस्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कौन सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन क्या है। तो हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। किन दो चीज़ों से मिलके बना होता है? ऑब्वियसली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, जिसको हम मिक्स करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मिक्सचर से ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, इन दोनों के मिक्सचर से ही सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि जो सॉल्यूशन है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका? मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब हम कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है? तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी मोर अमाउंट, तो वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होगा? जिसकी अमाउंट लेस होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल अगर सिंपल करना चाहें तो अगर हम ये बोलें कि हमने 10 ग्राम NaCl को हमने क्या करा, 100 ml H2O में डिसॉल्व किया, तो 10 ग्राम NaCl क्या है? ये है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, और 100 ml वाटर क्या है? ये हमारा है सॉल्वेंट। जब ये दोनों मिक्स हो गए और प्रॉपरली मिक्स हो गए तो इनके मिक्सर से जो मिला हमें दैट इज अ सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है? होमोजेनस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? तो इसके आगे का हम स्टडी करेंगे कि कैसे इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब है? कोई भी सब्सटेंस है जिसकी जितनी मैक्सिमम अमाउंट को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें ना, तो दैट इज अ सॉल्युबिलिटी। तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई कि वो कितना सब्सटेंस जो है उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली सॉल्युबिलिटी पे अब इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मतलब अगर हम कुछ चीज़ें चेंज करें तो जो उससे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म कर दें, कुछ क्लियर कर दें कि सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो आपको बताया कि अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, उसको डिसॉल्व स्टार्ट किया, एक कंडीशन या एक टाइम ऐसा आएगा जब वो NaCl उस वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो ऐसा क्यों होता है? सॉल्युबिलिटी में जब हमने वाटर बीकर लिया, उसमें हमने वाटर लिया और उसमें हमने क्या करा, कुछ NaCl मिक्स करा। ठीक है, ये H2O है और ये NaCl है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आई जब NaCl मिक्स होना बंद हो गया, तो जब तक तो ये मिक्स होता है उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन।
जब तक कि NaCl वाटर में यानी सॉल्वेंट में मिक्स होगा उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन, और जब ये मिक्स होना बंद हो जाता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स अब NaCl क्रिस्टल फॉर्म में बनने लगा, मीन्स वो अब आपस में ही कोलाइड होने लगे हैं, ना कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, उनके साथ में मिल रहे हैं, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं। तो डिसोल्यूशन है जब तक NaCl वाटर में मिक्स हो रहा है, और क्रिस्टलाइजेशन है वो कंडीशन जब NaCl वाटर में मिलना बंद हो जाता है। तो वो कंडीशन जब NaCl वाटर में मिलना मिक्स हो जाता है, यानी कि एक NaCl की मैक्सिमम अमाउंट वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे या वाटर जितना था या सॉल्वेंट जितना था, वो जितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता था, जितना उनके साथ में बॉन्ड बना सकता है वो उतना बना लिया, अब वो सैचुरेट हो गया, अब उसकी बस हो गई है, ठीक है। और यही अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? वो सॉल्यूशन होंगे जिनमें अभी कैपेबिलिटी बचती है और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन कह सकते हैं हम, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ डिसोल्यूशन हो गया और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे इन दोनों के मिक्सर से जो बनेगा दैट इज अ सॉल्यूशन। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्युबल हो रहे हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए उसको हम उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी पे क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती हैं, तो फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से क्या मतलब है कि अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही मिक्स होगा, नॉन पोलर में ही मिक्स होगा। पोलर जो आयंस में डिवाइड हो जाए, ठीक है, नॉन पोलर जो आयंस में ना डिवाइड हो, बेसिकली हम इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, तभी उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। जैसे ये हम अगर एक सिंपल एग्जांपल लें तो अगर हम फ्रेंड बनते हैं तो हम मोस्टली उन्हीं से फ्रेंडशिप करते हैं जो लाइक वाइज होते हैं, जिनके नेचर मैच करते हैं, अदरवाइज हमारे वो फ्रेंड नहीं बनते ना। तो उसी तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी तभी फ्रेंड बनेंगे जब वो सेम नेचर के होंगे, अदरवाइज उनका जो है वो मिक्स नहीं होंगे। तो अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हैं, दोनों पोलर हैं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों नॉन पोलर हैं तो मिक्स हो जाएंगे। अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तो उनकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड इज टेम्परेचर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होता है? देखो कुछ आपने सॉल्यूशन ऐसे देखे होंगे, अगर देखे हो या ना देखे हो तो भी आप इस चीज़ को समझ लें कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी लेते हैं, हीट लेते हैं। तो जो एनर्जी लेते हैं तो वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनको मिक्स करने के लिए हमको उन्हें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो टेम्परेचर यानी जो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ऐसे वो कंपाउंड्स या ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमें ऑलरेडी क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो उनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। थर्ड पॉइंट इज प्रेशर। तो बेसिकली आपको पता है कि सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत ही कम उनमें आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द केस ऑफ सॉलिड्स,
ठीक है, आई होप कि तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो हमें मेनली उसके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से मतलब वो है कि वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन कर लेती हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। और जिनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती है, सॉल्वेंट के साथ में अच्छे से रिएक्ट नहीं करती है, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ऑब्वियसली अब इसमें भी हम ये चीज़ें देखेंगे। देखो, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। अमोनिया की अच्छी होती है, सल्फर SO2 की अच्छी होती है। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी, इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट के साथ में। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में आप इस चीज़ को समझें कि इन पे किस चीज़ का फर्क पड़ेगा। तो नेचर का क्या फर्क पड़ेगा? तो नेचर ऑफ दी गैसेस, ऑब्वियसली अगर नेचर ऑफ गैसेस एंड सॉल्वेंट, तो अगर उस नेचर की गैसेस हैं जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट कर ले रही हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, और जो नहीं कर सकती है उनकी नहीं होगी। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस हो गई, तो इनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के साथ में, वाटर के साथ में कम होगी रादर देन अमोनिया हो गया, SO2 गैस हो गई। ठीक है, ये गैस फॉर्म में। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी क्योंकि ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, टेम्परेचर पे गैसेस के लिए बेसिकली गैसेस के जो सॉल्युबिलिटी होती है तो वो एक्सोथर्मिक टाइप की होती है रिएक्शन। तो वो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सोथर्मिक होगी तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेशर। ठीक है, तो हम प्रेशर को देखेंगे कि थर्ड पॉइंट इज प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे? गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे देखो, प्रेशर से ही यहाँ पे एक लॉ फेमस है, हेनरीज लॉ। हेनरी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि गैसेस पे प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया? हेनरी ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, गैसेस जो हैं वो एक कंटेनर में सपोज हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल है। ठीक है, गैसेस हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली उनके गैस मॉलिक्यूल है। इस ओपन एरिया में भी होंगे। ठीक है, इस ओपन एरिया में भी होंगे। ठीक, तो जब तक इस बॉक्स में या इस कंटेनर में कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट में भी है और कुछ गैस मॉलिक्यूल जहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है यानी फ्री एरिया है, ओपन एरिया है, वहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको प्रेशर दिया, ठीक है, प्रेशर दिया तो क्या हुआ? तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स जो इस एरिया में थे वो सारे यहाँ आ गए। ठीक है, वो सारे कहाँ आ गए? नीचे आ गए सॉल्वेंट में, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो हेनरी ने यही बताया था कि अगर हम गैसेस पे पार्शियल प्रेशर लगाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोली कि पार्शियल प्रेशर लगाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मास, M is for mass of gases is directly proportional to the partial pressure।
मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, मीन्स कि मास प्रेशर बढ़ाने पे मास जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस के मास जो है सॉल्वेंट पे वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, दैट इज K इंटू पी। ठीक, तो K यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला हेनरी से। ठीक है, उन्होंने बोला कि जिस तरह से हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसी तरह से उसका मास जो है गैसेस का मास सॉल्वेंट में बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस चीज को बाद में जो है डाल्टन ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने भी फाइंड आउट किया कि नहीं भाई जो हेनरी कह रहा है वो सही ही कह रहा है। ठीक है, तो उसने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज कर देते हैं, मास की जगह हम यूज कर लेते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, उन्होंने कहा मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी मोल फ्रैक्शन किसका है, गैस का। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या है, गैस का। तो उन्होंने कहा कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो X इज इक्वल टू K डैश ले लो यहाँ पे एंड P। P तो आपको पता है ये पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/K डैश और इंटू X, या हम इसे काई ही कहते हैं क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है। तो इसके बाद जो हमें फॉर्मूला मिलेगा दैट इज P इज इक्वल टू KH इंटू I। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज नोन एज हेनरीज लॉ, जिसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो हेनरी लॉ जो कहता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करता है इन दी काइंड ऑफ लाइक प्रेशर कि ठीक है, वो प्रेशर अगर है तो प्रेशर अगर हम डालेंगे गैसेस पे तो उससे उसका सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो आपने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ कि गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट में ज़्यादा पहुंच गए, उनकी सॉल्युबिलिटी इन्हेंस हो गई। तो इन्हेंस हो गई तो हमने उसको इस फॉर्मूले से निकाल लिया, दैट इज कि पहले हमने इसको देखा कि M इज इक्वल टू मास, यहाँ पे लिख लीजिए M इज इक्वल टू मास ऑफ गैस। ठीक है, P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर और दैट इज मोल फ्रैक्शन एंड KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, जिसका यूनिट होती है एटीएम और वाट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या चीज है ये। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन उससे पहले एक चीज और रह गई है, दैट इज कि ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर। तो जो मोल फ्रैक्शन के साथ में ही पार्शियल प्रेशर जो आ रहा है, तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो इनहेंस हो रही है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप दैट इज इक्वल टू KH। ठीक है, दैट इज इक्वल टू KH, जो एक्सप्लेन करता है कि प्रेशर के साथ में मोल फ्रैक्शन इनहेंस हो जाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए और हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर। चलो, तो फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि ड्राई एयर कंटेन 79% नाइट्रोजन, ठीक है, एंड 21% ऑक्सीजन। डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें डिटरमाइन करना है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है। डिजॉल्व इन वाटर एट 1 atm प्रेशर, प्रेशर इज 1 atm और KH फॉर नाइट्रोजन एंड KH फॉर ऑक्सीजन इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम इनके प्रेशर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ
नाइट्रोजन इज इक्वल टू, देखो टोटल प्रेशर कितना 1 दिया है, 79% हमारी जो है नाइट्रोजन डिजॉल्व है, तो इससे हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 0.79 atm। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे 1 × 21/100 दैट इज इक्वल टू 0.21 atm। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाइंग हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दो जरा। तो क्या होता है हेनरी का लॉ? तो Pn2 हम पहले निकाल लेते हैं, फिर हम PO2 निकालेंगे। तो Pn2 इज इक्वल टू KH × X। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन तो हमें पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि इनके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना। तो X इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 0.79 अपॉन कितना है हमारा 8.54 × 10⁴ atm। तो जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद में जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 9.26 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई कि आफ्टर कैलकुलेशन ये हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम इसी तरह से फॉर किसके लिए निकाल लेंगे? ऑक्सीजन के लिए। एक जगह लिख लेते हैं कि N2 हमारे कितने आए हैं 9.26 × 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁻6। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन के निकाल लेते हैं KH × X। X इज इक्वल टू O2 अपॉन KH इज इक्वल टू 0.21 अपॉन 4.56 × 10⁻⁴ दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट आफ्टर कैलकुलेशन 4.60 × 10⁻⁻6। ठीक है, ये हमारे किसके आ गए? ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे ही नोट कर लेते हैं XO2 इज इक्वल टू 4.60 × 10⁻⁻6। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोपोर्शन। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, नहीं नोट किया होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, नो इशू। तो अब हम इनका प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि x × अपॉन O2 इज इक्वल टू 9.26 × 10⁻⁻6 अपॉन 4.60 × 10⁻⁻6। ठीक है, और जो इक्वली लगभग कितना आ जाएगा, जो हमारा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद में जो हमें रेशियो आएगा वो आएगा 2:1 का। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो जो हमें प्रोपोर्शन निकालना था वो हमारा आ गया ऑलमोस्ट 2:1। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम पहले इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम एक साथ करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि कैसे हम हेनरी लॉ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर जिसको भी नहीं आता हो या आपको आता हो और आप रिवाइज करना चाहते तो ज़रूर रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।